नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 1 लेके आया हूं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। पूरे चैप्टर को जितने भी चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं या प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, उन सभी को एक नोट्स के फॉर्म में पॉइंट टू पॉइंट कन्वर्ट कर लिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो 100% मार्क्स लाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि एक वीडियो में उनका पूरा चैप्टर कवर हो जाए, बार बार 10 जगह उनको देखने की आवश्यकता ना पड़े। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने हर टॉपिक को इंक्लूड किया है, चाहे वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन हो, नॉर्मल क्वेश्चन हो, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो, हर तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उनको पॉइंट टू पॉइंट नोट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया गया है। इस नोट्स को बहुत सारे टीचर्स ने मिलकर सजेशंस के साथ बनाया है, जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हो तो मैं प्रॉमिस कर सकता हूं कि इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। मैं इसके लिए आपको प्रूफ भी दिखा सकता हूं कि प्रीवियस ईयर के बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स अचीव करे हैं इन्हीं नोट्स के फॉर्म में। आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पर, प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट ने इन्हीं जो नोट्स आप देख रहे हो, इन्हीं नोट्स को पढ़कर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। तो अगर आप ये पूरा चैप्टर नोट्स के फॉर्म में पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हो तो बिलीव मानिए आपके भी ये नंबर आ सकते हैं और मार्क्स लाना बहुत आसान होगा, क्योंकि मैं आपको पूरा चैप्टर पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। तो इसका जो आप आंसर दोगे वो ये दोगे, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यू सब्सटेंस बने और उस नए सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज हो वो नई होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, पहले से अलग होना चाहिए। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कुछ नया सब्सटेंस बने और उस सब्सटेंस की कुछ नई प्रॉपर्टीज हो, फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस, या तो एक से या एक से ज्यादा सब्सटेंस, या तो एक से वो नई चीज बने या एक से ज्यादा चीजों से वो नई चीज बनना चाहिए। इस प्रोसेस को ही हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यू सब्सटेंस बने और उसकी नई प्रॉपर्टीज हो, और वो जो बननी चाहिए न्यू सब्सटेंस वो या तो किसी एक सब्सटेंस से बनेगा या एक से ज्यादा सब्सटेंस से बनेगा। इस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल हम देंगे, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। अब देखिए, मिल्क एक सब्सटेंस है और उससे एक नई चीज बनी कर्ड। कर्ड मीन्स दही। तो जो कर्ड है उसकी प्रॉपर्टीज मिल्क से बिल्कुल डिफरेंट होती है। आप चाहो तो इसकी जगह दूसरा एग्जांपल भी दे सकते हो रिएक्शन के फॉर्म में, कार्बन प्लस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप ये एग्जांपल भी ले सकते हो। वैसे तो जो बोर्ड में लिखा हुआ आता है वो यही वाला लिखा हुआ आता है, बट चाहो तो आप डिफरेंट एग्जांपल भी अपनी तरफ से दे सकते हो। तो केमिकल रिएक्शन के लिए आपको ये पॉइंट हमेशा के लिए याद रखना है। सेकेंड पॉइंट, अगर आपके एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन या यूट्यूब वगैरह में आता है, एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल दीजिए। तो ऐसे एग्जाम्पल आपको देने हैं जो आपके डेली लाइफ से जुड़े हुए हो, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड। फूड का डाइजेशन होना एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। थर्ड एग्जाम्पल आप दे सकते हो, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना। फोर्थ एग्जाम्पल दे सकते हो, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। आपके बुक में इसके ऊपर एक्टिविटी भी है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट होना। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपके बुक में दिया हुआ है, जैसे कि आप पेज नंबर फर्स्ट पे देख सकते हो। ये सारे एग्जाम्पल आपको यहीं से दिए गए। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आपको एनसीईआरटी बुक है उसी के सभी पॉइंट को बहुत सिंपल लैंग्वेज में नोट्स के फॉर्म में तैयार कर लिया गया है, ताकि आप बहुत इजी तरीके से याद कर पाओ। तो अगर आपके एग्जाम में आता है कि केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल दीजिए, तो इनमें से कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। नाउ रिएक्टेंट्स क्या होता है, व्हाट इज अ रिएक्टेंट मीन? द सब्सटेंस, वो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। द सब्सटेंस, वो सब्सटेंस विच टेक पार्ट, जो भाग लेते हैं
इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, वो सब्सटेंस जो टेक पार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन में उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं। दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट। आप चाहो तो इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में भी दे सकते हो। मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं। ये बुक में आपके एक्टिविटी बेस्ड एग्जाम्पल है, तो एक्टिविटी को भी कवर करने की कोशिश की हमने एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है, जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो यहां पे जो ये पार्ट आपको दिया हुआ है, दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट। इनको हम रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि मैंने लिखा है यहां पर रिएक्टेंट। आप चाहो तो इसका सिंपल एग्जांपल भी ले सकते हो कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पर ये दोनों जो हैं वो रिएक्टेंट हैं। दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट। बट मैंने ये एग्जांपल क्यों लिया, थोड़ा डिफिकल्ट एग्जांपल है, बट ये एग्जांपल ही क्यों लिया, क्योंकि आपके बुक में इसके ऊपर एक्टिविटी है, तो इससे आपका एक्टिविटी भी कवर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, नोट्स को इस फॉर्म में बनाया गया है ताकि पूरी बुक कवर हो जाए। तो दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट, इन्हीं को रिएक्टेंट कहते हैं। नाउ फोर्थ आता है प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट क्या होता है। केमिकल रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट क्या होता है। द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड, ऐसा सब्सटेंस जो बनता है इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, जैसे कि अभी आपने देखा था कि हमने मिल्क से कर्ड बनाया था, तो मिल्क जो होगा वो हमारा रिएक्टेंट होगा, लेकिन कर्ड जो होगा वो हमारा प्रोडक्ट होगा। द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड, वो सब्सटेंस जो कि फॉर्म्ड होता है इन ए केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन में, दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट, उनको ही प्रोडक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने सेम लिया कि जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड, दे आर कॉल्ड जिंक, दे आर कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड, तो जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ये जो एरो के बाद लिखा गया है, दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट, इनको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी जाती है वो रिएक्टेंट होती है, जो राइट हैंड साइड पे होती है उन्हें प्रोडक्ट कहा जाता है। क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 5 है हमारा कंडीशंस फॉर केमिकल रिएक्शन। हम कब बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, भाई कोई कंडीशन तो होनी चाहिए ना, ऐसे थोड़ी कि कुछ भी होगा तो हम बोल देंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो साइंस कहती है कि कम से कम ये 4 चीजें तो होनी चाहिए केमिकल रिएक्शन के लिए। मींस अगर कोई भी घटना घटित होगी, कोई भी एक्टिविटी होगा, तो हम उसे केमिकल रिएक्शन तभी बोल पाएंगे जब इनमें से अधिकतर चीजें हुई हो। तो इनको बोलते हैं कंडीशंस फॉर केमिकल रिएक्शन। तो कम से कम 4 कंडीशंस होती हैं केमिकल रिएक्शन के लिए। फर्स्ट, चेंज इन स्टेट, कि उसका स्टेट बदलना चाहिए। जैसे सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया, गैस से सॉलिड हो गया, एंड सो ऑन। तो स्टेट में चेंज होना चाहिए। चेंज इन कलर, उसका कलर चेंज होना चाहिए। रिएक्शन के बाद कलर बदल जाना चाहिए। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होना चाहिए। टेम्परेचर या तो बढ़ जाए या टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए। या इवोल्यूशन ऑफ गैस, या किसी न किसी गैस का इवोल्यूशन होना चाहिए। जैसे यहां पे आपने देखा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा था, तो इसे बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो किसी भी केमिकल रिएक्शंस की बच्चों 4 कंडीशंस होती हैं। चेंज इन स्टेट, change in color, change in temperature and evolution of gas. They are called conditions for chemical reaction. Means अगर ये केमिकल रिएक्शन हम लोग बोल रहे हैं तो इसके अंदर ये चारों चीज हुई होगी, तभी हम लोग इसको बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 2 मेथड को फॉलो करते हैं। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 2 मेथड को फॉलो करते हैं। एक होता है वर्ड इक्वेशन और एक होता है केमिकल इक्वेशन। क्लियर है। एक होता है वर्ड इक्वेशन, एक होता है केमिकल इक्वेशन। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है वर्ड इक्वेशन, इसमें वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जिंक रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो आपने वर्ड का इस्तेमाल किया कि जिंक रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और रिजल्ट क्या है, तो जिंक सल्फेट
और हाइड्रोजन गैस। तो यहां पे आपने वर्ड का इस्तेमाल किया, तो दे आर कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। इनको वर्ड इक्वेशन बोलते हैं क्योंकि आप वर्डों में लिख रहे हो, इंग्लिश के फॉर्म में लिख रहे हो, तो दे आर कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। बट साइंस में वर्ड इक्वेशन का यूज नहीं किया जाता, हम लोग केमिकल इक्वेशन का यूज करते हैं। इसलिए आप चैप्टर का नाम देखिए क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो इक्वेशन का इस्तेमाल होता है, केमिकल इक्वेशन का इस्तेमाल होता है। केमिकल इक्वेशन में हम इन्हीं वर्ड को फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे यह जिंक था तो देखो Zn लिखा हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड था तो इसका फॉर्मूला होता है H2SO4, जिंक सल्फेट है तो जिंक सल्फेट का फॉर्मूला, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला। अब आपके मन में आएगा कि क्यों सर वर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, क्यों हमें केमिकल इक्वेशन की नीड होती है। तो बच्चों वर्ड इक्वेशन में कमी होती है, इसमें यह नहीं पता चलता कि जिंक के कितने मॉलिक्यूल हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल हैं, जिंक सल्फेट के कितने मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है। बट केमिकल इक्वेशन में इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि हमें मॉलिक्यूल भी पता लग जाए। जैसे इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए तो इस रिएक्शन में हमें क्लियरली पता लग रहा है कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, जबकि वर्ड इक्वेशन में हमें नहीं पता था। इसलिए साइंस में वर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अभी 10th में हो आप लोग तो सिखाया जा रहा है, लेकिन आगे जैसे आप बड़े हो जाओगे 11th और उसके आगे पढ़ाई करोगे तो वर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल नहीं होगा, केवल केमिकल इक्वेशन का इस्तेमाल होगा। तो बेफिलहाल ये टॉपिक नंबर 6 था कि केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो केमिकल रिएक्शन को 2 प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल इक्वेशन में हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 7, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन, कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया ना केमिकल इक्वेशन ऊपर पढ़ाया था, तो ये होता क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। अ केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। एक केमिकल इक्वेशन में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया जाता है केमिकल रिएक्शन का। जो केमिकल रिएक्शन होती है ना, जब उनको हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये देखिए ये एक केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है, और जब हम इसको सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, जब किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा जाएगा, तो दे आर कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। अ केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का जो सिंबॉलिक इक्वेशन होता है, यानी सिंबॉलिक फॉर्म में जो लिखा जाता है, उसी को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, जिसमें हम सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, एंड फॉर्मूला, और फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। इसके अलावा हम फिजिकल स्टेट का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहां देखिए एस लिखा हुआ है सॉलिड, जी फॉर गैस, एस फॉर सॉलिड, जी फॉर गैस, तो हम फिजिकल स्टेट का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो केमिकल इक्वेशन का अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो केमिकल इक्वेशन का मतलब आप बताओगे इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, जिसमें हम सिंबल का इस्तेमाल करते हैं एंड फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। इसके अलावा हम फिजिकल स्टेट का भी इस्तेमाल करते हैं। इसका ये एग्जाम्पल है जिसमें आप देख सकते हो कि हमने आयरन लिया है, वाटर लिया है, और जब आयरन वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। तो ये केमिकल इक्वेशन का एक एग्जाम्पल है। आप चाहो तो इसकी जगह ये एग्जाम्पल भी ले सकते हो, बट मैंने ये एग्जाम्पल क्यों लिया, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो उसमें आप देखोगे इसी एग्जाम्पल का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। नाउ कैटेगरी ऑफ केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को, जो अभी आपने केमिकल इक्वेशन पढ़ा है, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बेसिकली 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक होता है बच्चों बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। मैं फिर रिपीट करता हूं, किसी भी केमिकल इक्वेशन को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को कई बार स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को कई बार स्केलेटल इक्वेशन भी बोला जाता है, ऐसा एनसीईआरटी बुक में मेंशन भी है।
तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भाई केमिकल इक्वेशन के कितने कैटेगरी होते हैं, तो इसके दो क्लासिफिकेशन होते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। 9 टॉपिक आ चुका है आपका। व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, नाम ही से पता लग जाता है बैलेंस। बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो केमिकल इक्वेशन होते हैं जिनके रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल हो, जिनमें रिएक्टेंट के मास और प्रोडक्ट का मास इक्वल हो। जहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास इक्वल हो जाएगा उसको बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन अकर्स, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन अकर्स होता है व्हेन द नंबर ऑफ एटम इन्वॉल्व, नंबर ऑफ एटम जो इन्वॉल्व हो रिएक्टेंट में, या नंबर ऑफ जो एटम है वो प्रोडक्ट में वो इक्वल होने चाहिए। नंबर ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के जो नंबर ऑफ एटम है रिएक्टेंट साइड के इज इक्वल टू, वो इक्वल होने चाहिए टू द नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट साइड। इट मींस जहां पे रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम या प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम इक्वल होंगे उनको बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब आप कहोगे सर अभी तो आप मास कह रहे थे, तो दोनों प्रकार से लिखा जाता है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ एटम इक्वल है ना तो इनके मास भी इक्वल होंगे। अगर आपने 9th क्लास में पढ़ाई करी हो, नंबर ऑफ एटम इक्वल है तो इनके मास भी इक्वल ही होंगे। क्लियर हो गया? तो आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। आप लिख सकते हो कि रिएक्टेंट के एटम और प्रोडक्ट के एटम इक्वल होंगे, या रिएक्टेंट के मास और प्रोडक्ट का मास इक्वल होगा, तो दे आर कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मैं फिर से आपको लिखवा देता हूं, आप लिखते जाइए, कॉपी पे नोट करते जाइए। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन अकर्स, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन वहां अकर्स होता है व्हेन द नंबर ऑफ द एटम, जो नंबर ऑफ एटम होंगे इन्वॉल्व होंगे रिएक्टेंट साइड में, रिएक्टेंट साइड में, इन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू, वो इक्वल होगा टू द नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट साइड। इट मींस रिएक्टेंट साइड के एटम एंड प्रोडक्ट साइड के एटम अगर इक्वल हैं तो दे आर कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब आप लाइव एग्जांपल देखिए, देखिए यहां आयरन के 3 एटम है, तो यहां भी आयरन के 3 ही एटम है। क्लियर हो गया? मैं पेन ले लेता हूं, एक मिनट रुकिए जरा। देखिए यहां पर आयरन के 3 एटम है, तो यहां भी आयरन के 3 ही एटम है। यहां हाइड्रोजन के 8 एटम है, 4 2 जा 8, तो यहां भी देखिए हाइड्रोजन के 8 एटम है, 8 ही एटम है यहां भी। यहां ऑक्सीजन के 4 एटम है, 4 की मल्टीप्लाई यहां भी होगी, 4 की मल्टीप्लाई इधर भी होगी, तो ऑक्सीजन के 4 एटम है। आप वो अकेला मत देखना, ये 4 है ना, 4 की मल्टीप्लाई सब में होती है, तो ऑक्सीजन के 4 एटम है, तो यहां भी ऑक्सीजन के 4 ही एटम है ना, तो दे आर कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आयरन के 3 एटम, आयरन के 3 एटम, हाइड्रोजन के 8 एटम, हाइड्रोजन के 8 एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम, तो दे आर कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्योंकि रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड इक्वल है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, या स्केलेटल इक्वेशन क्या होता है? अब जिसने बैलेंस पढ़ लिया हो उसे अनबैलेंस पढ़ने में दिक्कत ही नहीं होगी। बैलेंस का उल्टा कर दो। अनबैलेंस का मतलब क्या है? जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल ना हो, बराबर ना हो, तो वो अनबैलेंस हो जाएगा। उसी को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं। एन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन अकर व्हेन द नंबर ऑफ एटम इन्वॉल्व इन द रिएक्टेंट, या जो नंबर ऑफ एटम होंगे रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट साइड में, इज नॉट इक्वल, वो इक्वल नहीं होगा टू द नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट साइड। इट मींस रिएक्टेंट साइड का नंबर ऑफ एटम और प्रोडक्ट साइड का नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं होगा। देखिए लाइव एग्जांपल देखिए, यहां हाइड्रोजन के 2 एटम है, यहां भी हाइड्रोजन के 2 एटम है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां ऑक्सीजन का केवल 1 एटम है, बट यहां ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो दे आर कॉल्ड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्योंकि जब इसका मास आप निकालोगे और इसका मास निकालोगे तो डिफरेंट आएगा, तो दे आर कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, क्योंकि रिएक्टेंट साइड के जो एटम है वो प्रोडक्ट साइड के एटम के इक्वल नहीं है। तो आई होप आपको बैलेंस और अनबैलेंस क्लियर हो गया होगा। बैलेंस जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट इक्वल हो, अनबैलेंस जिसमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के मास इक्वल ना हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 आता है, पॉइंट नंबर 11।
वाई डू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। अब बच्चों यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूं, साइंस में कभी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को फॉलो नहीं किया जाता, हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशन को फॉलो किया जाता है। हम लोग साइंस में कभी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को फॉलो नहीं कर सकते। आपको हो गया ऐसा क्यों, हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को फॉलो क्यों नहीं कर सकते? तो उसके पीछे एक लॉ है, नियम है, जो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। केमिस्ट्री का एक बहुत फंडामेंटल लॉ है, नियम है, जो ये कहता है कि हमेशा हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही रखना पड़ेगा। तो अगर आपके एग्जाम में आता है कि भाई वाई टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, क्यों करे बैलेंस, क्यों हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही फॉलो करना है, तो आंसर दोगे केमिकल इक्वेशन नीड टू बी बैलेंस, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, याद कीजिए 9th क्लास में, जो क्या कहता था, विच स्टेट दैट, जो बताता था इन अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन में मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास ना तो क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉयड होती है। इसका मतलब मास ना तो बढ़ता है और ना मास घटता है। तो मास ना तो क्रिएट, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जब मास क्रिएट ही नहीं होगा और डिस्ट्रॉयड ही नहीं होगा तो दोनों साइड इक्वल होना चाहिए ना। इसलिए साइंस में हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशन को ही फॉलो किया जाता है। अगर कोई अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन भी होती है ना, तो हमें बैलेंस करना पड़ता है। तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कई बार कि क्यों करें बैलेंस, तो आंसर आएगा ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो ये कहता है कि केमिकल रिएक्शन में मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो मास को क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। इसलिए हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉलो करना चाहिए। नाउ पॉइंट नंबर 12 पे आते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आखिर ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होते कितने टाइप्स के हैं? तो नेक्स्ट पॉइंट आप नोट कर सकते हो, एक मिनट जा कैमरा ठीक कर लो जी। केमिकल रिएक्शन बेसिकली आपके एनसीईआरटी बुक में 5 टाइप्स के दिए हुए हैं। फर्स्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड फिफ्थ, ऑक्साइडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है बच्चों कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ, oxidation and reduction reaction, which is also called redox reaction. So there are 5 types of chemical reaction. अब हम वन बाय वन इन सबको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? मजा आने वाला, आपको एक एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। अगर आपने नोट्स पढ़ लिए मेरे, तो आप गारंटी मानिए कि आपके पूरे नंबर आ सकते हैं अगर आप ढंग से पढ़ के जाओगे। नाउ व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन को कई बार सिंथेसिस रिएक्शन भी बोला जाता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? A combination reaction is a reaction where 2 or more reactant combination to form a single product. 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन हो जाते हैं और एक प्रोडक्ट बनता है। A combination reaction is a reaction, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है where जहां 2 और more reactant, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइंड जुड़ जाते हैं टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, और एक प्रोडक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं हालांकि बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, बट देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहां पे 2 रिएक्टेंट है और 2 रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। 14 पॉइंट आता है एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए हम लोग गलती क्या करते हैं कि एग्जाम्पल को छोड़ देते हैं, मेन एग्जाम्पल ही आता है केमिस्ट्री में। अगर आप एग्जाम प्रीवियस ईयर के एग्जाम चेक करो तो सबसे ज्यादा एक्टिविटी बेस्ड, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो एग्जाम्पल को ध्यान से करना है। एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल, फर्स्ट, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, या बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस का मैंने एग्जाम्पल यहां नहीं लिया, आगे ले रखा होगा। बर्निंग ऑफ कोल, कोयले को जलाना, तो कोयले को जलाएंगे तो ये रिएक्शन होगा कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, 2 रिएक्टेंट है एक प्रोडक्ट है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर,
वाटर की फॉर्मेशन के लिए हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, दोनों मिलकर क्या बन गया? वाटर। तो दो रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट है, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके अलावा एक आता है क्विक लाइम, जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये स्लेक लाइम बनाता है, दिस इज कॉल्ड स्लेक लाइम। तो दिस इज ऑल्सो ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि क्विक लाइम और वाटर यहां पे दो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट एक है, स्लेक लाइम। तो इन सब में देखिए, दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, टू रिएक्टेंट वन प्रोडक्ट। तो यही तो पढ़ा था, जब दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो लेकिन प्रोडक्ट एक हो तो दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ अगले पे आते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। पॉइंट नंबर 15 आता है, व्हाट इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन, कि डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है। पॉइंट नंबर 15, अ डीकंपोजिशन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड। एक डीकंपोजिशन रिएक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन का टाइप होता है इन विच, जिसमें अंडर सुटेबल कंडीशन, एक सुटेबल कंडीशन के अंदर वन सिंगल रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट स्प्लिट, स्प्लिट मतलब टूटना, अ सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट, एक सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट। जब एक रिएक्टेंट स्प्लिट हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, तो दिस इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। अ डीकंपोजिशन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड। एक डीकंपोजिशन रिएक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक ऐसे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में इन विच, जिसमें अंडर सुटेबल कंडीशन, एक सुटेबल कंडीशन के दौरान, अभी सुटेबल कंडीशन क्या होगा? तो हीट हो सकता है, लाइट हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, लाइट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है। तो एक सुटेबल कंडीशन के अंदर वन सिंगल रिएक्टेंट, एक अकेला रिएक्टेंट स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट। तो जब एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाए दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, तो दिस इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। नाउ अगला आता है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? तो हम आंसर क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है इन विच, जिसमें अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो डिस्प्लेस कर देगा अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो डिस्प्लेस कर देगा अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। सर जिसका क्या मतलब है? देखिए, हमारे पास ना बहुत सारे एलिमेंट है आज के टाइम में, साइंटिस्टों ने बहुत सारे एलिमेंट का पता लगाया है। अब इनमें से कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। तो जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है ना, वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है, क्योंकि ज्यादा पावरफुल है, ये कम पावरफुल है। तो ज्यादा रिएक्टिव जब कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है और हटा देता है, तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसके कंपाउंड से। जैसे ये आयरन है और ये कॉपर सल्फेट है, दिस इज कॉल्ड आयरन, दिस इज कॉल्ड कॉपर सल्फेट। अब आयरन जो है ना, वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और आयरन, देखिए आयरन सल्फेट बन गया, इसको फेरस सल्फेट भी कई बार बोलते हैं। कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को देखिए साइड कर दिया इसने। आयरन ने कॉपर को हटा दिया, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, बेचारा साइड में आके रोड़ा यहां बैठकर। तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम वाले को डिस्प्लेस कर देगा। अब कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है? तो इसके लिए हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। चैप्टर 3 में आएगा रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें हमें पता लग जाएगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। ठीक है, अभी बस आप एक एग्जांपल याद कर लो कि ज्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर रहा है, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला आता है व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा टाइप होता है केमिकल रिएक्शन का इन विच द इन
द एक्सचेंज ऑफ आयन, जहां पे आयन का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन। आयंस याद है आपको? दो थे, किसी को याद हो? आयन दो थे, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। एक था पॉजिटिव आयन, एक था नेगेटिव आयन। याद कीजिए, कैटाइन और एनाइन आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयन हो, आयन का एक्सचेंज हो, टेक प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के बीच आयन का एक्सचेंज हो टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए। एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा टाइप होता है केमिकल रिएक्शन का इन विच जिसमें द एक्सचेंज ऑफ आयन, आयन एक्सचेंज होते हैं, टेक प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के बीच आयन एक्सचेंज होते हैं टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। जैसे देखिए, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो याद रखिए, जो सोडियम होगा वो एक मेटल है, वो जाएगा बिल्कुल लास्ट वाले के साथ, नॉन मेटल के साथ। तो इन दोनों को हमेशा एक साथ करना है, इन दोनों को एक साथ करना है। और जो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, ये दोनों हमेशा एक साथ करना है। तो क्योंकि दो बार एक्सचेंज हो रहा है, देखिए दो बार, एक बार यहां पे एक्सचेंज हुआ, एक बार यहां भी डिस्प्लेसमेंट हुआ। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि दो बार डिस्प्लेस हो रहा है। सोडियम और क्लोरीन एक साथ आ गया, और ऐसे ही बेरिलियम और सल्फेट एक साथ आ गया। तो क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दो बार डिस्प्लेस हो रही है चीजें, एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है, इस पे होता है पॉजिटिव आयन, इस पे होता है नेगेटिव आयन, ऐसे इस पे होता है पॉजिटिव आयन, इस पे होता है नेगेटिव आयन। तो आयन जब एक्सचेंज होते हैं तो दे आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहां पर दो बार चीजें डिस्प्लेस होती है, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाए। नाउ पॉइंट नंबर 18 पे आते हैं, ऑक्साइडेशन रिएक्शन। व्हाट इज ऑक्साइडेशन रिएक्शन? अगर आपके एग्जाम में आता है व्हाट इज ऑक्साइडेशन रिएक्शन, तो आपको आंसर क्या लिखना है? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जिस रिएक्शन में बढ़ जाए टू रिएक्टेंट, जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन ऐड होगा, जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा फ्रॉम रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए या हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, इनमें से कोई एक चीज भी होगी तो हम बोलेंगे ऑक्साइडेशन रिएक्शन। तो ऑक्साइडेशन रिएक्शन की दो पहचान है, या तो ऑक्सीजन गेन हो जाए, ऑक्सीजन ऐड हो जाए, या हाइड्रोजन माइनस हो जाए, हाइड्रोजन कम हो जाए। तो ये पहचान होती है ऑक्साइडेशन रिएक्शन की। अगर इनमें से कोई एक भी होगा तो हम बोलेंगे ये ऑक्साइडेशन रिएक्शन है। जैसे देखिए, यहां पर कार्बन अकेला था, बट ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड ऑक्साइडेशन रिएक्शन। ऐसे कॉपर अकेला था लेकिन ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो यहां पर कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो दिस इज कॉल्ड ऑक्साइडेशन रिएक्शन। ऐसे ही अगला है रिडक्शन रिएक्शन। की रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है? इस रिएक्शन के अंदर ऑक्साइडेशन का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन जो है वो ऐड होता है। इसमें आपने क्या पढ़ा था? ऑक्साइडेशन में आपने पढ़ा था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन रिमूव होता है। बट रिडक्शन में आप क्या पढ़ रहे हो? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड होता है। तो जब किसी रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रिएक्टेंट के अंदर, तो उसको रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव होना चाहिए। यहां हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखिए, इसमें हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें हम पढ़ रहे हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसमें हमने जाना था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बट इसमें क्या पढ़ा था? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर आप ऑक्साइडेशन याद कर लोगे तो रिडक्शन तो अपने आप याद हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, इसमें ऑक्सीजन रिमूव होता है, इसमें हाइड्रोजन रिमूव होता है, इसमें हाइड्रोजन ऐड होता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होता है, चाहे मैं कितना भी बोल लूं। केमिस्ट्री मीन्स एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से सारी चीजें क्लियर हो जाती है। ये देखिए कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन था, बट रिएक्शन होने के बाद क्या बचा? कॉपर बचा। ये था कॉपर ऑक्साइड, लेकिन रिएक्शन होने के बाद क्या बचा? कॉपर। ऑक्सीजन कहां गया? ऑक्सीजन रिमूव हो गया, इसका ऑक्सीजन रिमूव हो गया। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड रिडक्शन, इसको बोलेंगे रिडक्शन। यहां देखिए हाइड्रोजन क्या था? अकेला था, बट यहां हाइड्रोजन के साथ कौन आ गया? ऑक्सीजन आ गया, यानी ऑक्सीजन ऐड हुआ है।
यहां हाइड्रोजन अकेला था बट हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया, मीन्स ऑक्सीजन ऐड हो गया, और ऑक्सीजन ऐड होता है तो दिस इज कॉल्ड ऑक्साइडेशन। तो ये जो आप एग्जाम्पल देख रहे हो, ये रिडक्शन का भी एग्जाम्पल है, इसमें रिडक्शन हो रहा है ये, और ये ऑक्साइडेशन का भी एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया? तो ये जो पूरा एग्जाम्पल है ये रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट है। इन दोनों रिएक्शन को एक साथ रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। ऑक्साइडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन को एक साथ रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। अ रिएक्शन इन विच, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें वन रिएक्टेंट अंडरगोज ऑक्साइडेशन, जिसमें एक रिएक्टेंट का तो ऑक्साइडेशन हो, वेयर है जबकि द अदर गेट्स, जबकि दूसरे रिएक्टेंट का रिडक्शन हो। तो जब एक का ऑक्साइडेशन हो और एक का रिडक्शन हो ड्यूरिंग रिएक्शन के दौरान, आर टर्म है, तो ऐसे रिएक्शन को हम ऑक्साइडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया? रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है पता लग गया? ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्साइडेशन भी हो और एक तरफ रिडक्शन भी हो, एक तरफ ऑक्साइडेशन भी हो, एक तरफ रिडक्शन भी हो। एक ऐसा रिएक्शन इन विच, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें वन रिएक्टेंट अंडरगोज ऑक्साइडेशन, एक रिएक्टेंट का तो ऑक्साइडेशन हो, जैसे देखिए एक रिएक्टेंट का तो सर जी इस वाले रिएक्शन का तो ऑक्साइडेशन हो गया और इस वाले का क्या हुआ तो रिडक्शन हुआ। तो जब एक का ऑक्साइडेशन हो और एक रिएक्टेंट का रिडक्शन हो, जब एक ही रिएक्शन में ऑक्साइडेशन भी हो रहा हो और उसी रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम ऑक्साइडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर सिंपल रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यानी हम सिंपल ये बोल सकते हैं ना कि रेडॉक्स रिएक्शन जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है ऑक्साइडेशन और रिडक्शन का। जब ऑक्साइडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, एक ही रिएक्शन में ऑक्साइडेशन चल रहा हो और उसी रिएक्शन में रिडक्शन भी चल रहा हो, तो दे आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर हो गया? रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्साइडेशन और रिडक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है। नाउ आप चाहो तो ये एग्जांपल सेम लिख भी सकते हो कि भाई कॉपर ऑक्साइड, यहां कॉपर मींस ये जो हो गया वो रिडक्शन हो गया, हाइड्रोजन और यहां ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये जो हो गया ये ऑक्साइडेशन हो गया। तो एक ही रिएक्शन के अंदर रिडक्शन भी हो रहा है, एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्साइडेशन भी हो रहा है। तो जब एक ही रिएक्शन में दोनों होते हैं तो दे आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। आगे आते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अच्छा, अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि रिएक्शन बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये पांचों टाइप तो खत्म हो गए, लेकिन इनके अलावा भी रिएक्शन के और भी टाइप है। ये नहीं है कि 5 मैंने बोल दिया तो केवल 5 ही है। एनसीईआरटी बुक कहती है 5 है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में और भी केमिकल रिएक्शन के टाइप दिए हुए हैं। अब अलग अलग बेस पे दिया हुआ है, जैसे टाइप्स ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू हीट। अगर हीट एनर्जी की बात करें तो उस बेस पर केमिकल रिएक्शन को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू हीट एनर्जी। अगर हम हीट एनर्जी के बेस पर केमिकल रिएक्शन को बांटे हैं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। वन इज एक्सोथर्मिक, सेकेंड इज एंडोथर्मिक। सो व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? तो रिएक्शन इन विच, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट इज रिलीज, जिसमें हीट जो होती है रिलीज होती है अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ, यानी प्रोडक्ट भी फॉर्म हो और साथ में हीट रिलीज भी हो। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, हीट रिलीज हो along with formation of product, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जो मैं आपको पीछे वीडियो में कहीं पे बोल भी रहा था। तो ये आ गया बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जब हम नेचुरल गैस को जलाते हैं ना तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्योंकि जो मेथेन गैस होता है, इसे बोलते हैं मेथेन गैस, CH4। मेथेन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, वाटर रिलीज करता है और साथ में हीट भी रिलीज कर रहा है। तो इस रिएक्शन के अंदर आप देख रहे हो कि भाई ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट के साथ हीट भी रिलीज हो रहा है। तो जब प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज होता है तो दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन
जिसमें हीट रिलीज हो along with the formation of प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ, दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, लेकिन प्रोडक्ट के साथ हीट भी रिलीज हो रहा है, तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो रेस्पिरेशन होती है ना, जो हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, विच इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आपसे पूछा जाए क्यों, वाई रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो आप ये वाला एग्जांपल रिएक्शन लिख सकते हो। इसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करता है। तो ये तो आपका रिएक्टेंट हो गया। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है बच्चों, ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट हो गए। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये आपका प्रोडक्ट हो गया। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो बन रहा है, बट प्रोडक्ट के साथ एनर्जी भी तो रिलीज हो रही है ना। तो यही तो डेफिनेशन थी कि जब प्रोडक्ट के साथ हीट एनर्जी या हीट रिलीज हो तो दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आपसे पूछा जाए व्हाई रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो आप ये रिएक्शन लिख सकते हो। ये बेस्ट एग्जांपल होगा आपके लिए। नाउ व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन? तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या पढ़ा कि हीट रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक में क्या पढ़ोगे कि हीट एब्जॉर्ब होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन आर दोज केमिकल रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें द रिएक्टेंट एब्जॉर्ब हीट। जो रिएक्टेंट होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है हीट एनर्जी को फ्रॉम द सराउंडिंग, अपने आसपास के सराउंडिंग से। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट हीट को एब्जॉर्ब कर ले, ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट हीट को एब्जॉर्ब कर ले, जब हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा ना रिएक्शन सराउंडिंग से, तो दिस इज कॉल्ड द एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और ये आपका वाटर, ये सनलाइट आप यहां लिख सकते हो, यहां लिख सकते हो, ठीक है, कहीं भी लिख सकते हो। तो यहां पर सनलाइट एब्जॉर्ब होती है और तब जाके ग्लूकोज और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होती है। ये फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर तो रिएक्टेंट है, लेकिन साथ में सनलाइट हीट एब्जॉर्ब हो रहा है ग्लूकोज और ऑक्सीजन को बनाने के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जब रिएक्टेंट हीट को एब्जॉर्ब करता है तो दिस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हो गया? नाउ टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या आपको याद है डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या था? डीकंपोजिशन रिएक्टेंट था जिसमें एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। When a single reactant break down into two or more than two product, this is called decomposition reaction। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो बच्चों decomposition reaction के 3 टाइप्स होते हैं। आप एग्जाम में पेपर उठा के देखो, 2019 का पेपर 5 मार्क्स का क्वेश्चन एज इट इज आ चुका है। टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन बेसिकली 3 टाइप का होता है। फर्स्ट, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। सेकेंड, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। थर्ड, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स के होते हैं, थर्मल डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। क्लियर हो गया? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। अब हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे कि व्हाट इज थर्मल डीकंपोजिशन, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, व्हाट इज फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। फर्स्ट आता है थर्मल डीकंपोजिशन क्या होता है और इसके एग्जांपल क्या होंगे। व्हेन डीकंपोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। जब डीकंपोजिशन रिएक्शन तो हो, लेकिन वो हो किसकी वजह से? हीट की वजह से। ऐसा डीकंपोजिशन रिएक्शन जो हीट की वजह से हो। कहने का मतलब ये मेरे पे रिएक्टेंट था और ये ब्रेकडाउन हो गया बी, सी और डी में हीट के कारण। तो जब बच्चों रिएक्टेंट हीट की वजह से ब्रेकडाउन हो जाता है, जब कोई रिएक्टेंट हीट की वजह से ब्रेकडाउन हो जाता है तो दिस इज कॉल्ड थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। व्हेन डीकंपोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग की वजह से अगर डीकंपोजिशन होगा तो दिस इज कॉल्ड थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल देखिए, मेरे पास फेरस सल्फेट है। जब फेरस सल्फेट को आप हीट करोगे ना तो फेरिक ऑक्साइड बनाएगा।
सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, सल्फर ऑक्साइड बनाएगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा। जब आप फेरस सल्फेट को हीट करोगे तो आपका ये बनेगा फेरक ऑक्साइड, उसके बाद बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो आपने क्या देखा कि एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो रहा है हीट की वजह से, ये रिएक्टेंट हीट की वजह से 3 हिस्सों में टूट गया, तो दिस इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इनके कलर याद कर लेना, फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन होता है, फेरिक ऑक्साइड का कलर जो होता है वो रेड ब्राउन होता है। तो ये दोनों कलर याद कर लेना, ठीक है, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लाइम स्टोन भी कहते हैं, अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे ना तो एक बनेगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप लाइम स्टोन को हीट करते हो तो आपका एक बनेगा क्विक लाइम और एक बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां भी देखो रिएक्टेंट क्या हो रहा है, हीट की वजह से ब्रेक डाउन हो रहा है। तो जब रिएक्टेंट हीट की वजह से ब्रेक डाउन हो जाएगा तो दिस इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखो, लेड नाइट्रेट, इसे बोलते हैं लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट हीट की वजह से ब्रेक डाउन हो गया लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। तो लेड नाइट्रेट, ये जो लेड नाइट्रेट है ये 3 पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो गया। क्यों? ड्यू टू हीट, हीट की वजह से। तो जब कोई रिएक्टेंट हीट की वजह से ब्रेक डाउन होगा तो दिस इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेड नाइट्रेट हीट की वजह से लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन करता है। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या नोट कर लिया आपने? आगे बढ़ जाएं। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या रिएक्शन होती है? भाई अभी मैंने आपसे बताया कि भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन की 3 कैटेगरी होती है। एक हम पढ़ चुके हैं, दूसरा हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। When decomposition is carried out by passing electricity, जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो हो लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए कोई रिएक्टेंट है और वो बी, सी और डी में ब्रेक डाउन होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, तो अगर ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ब्रेक डाउन हो जाए तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल वाटर, ये वाटर है, वाटर में अगर आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे ना तो आप उसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन कर सकते हो। इसके ऊपर बहुत अच्छे से एक्टिविटी एक्सप्लेन की गई है आपके एनसीईआरटी बुक में, आप एक बार जरूर देख लेना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास करके हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो वाटर को इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा तोड़ा जा रहा है, डिकम्पोजिशन किया जा रहा है। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये डिकम्पोज हो रहा है, 2 हिस्सों में टूट रहा है। नाउ अगला आता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है? व्हाट इज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन? When decomposition is carried out in presence of sunlight, अगर डिकम्पोजिशन हो लेकिन अगर सनलाइट की वजह से हो, अगर डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर डिकम्पोजिशन सनलाइट की वजह से हो तो इट इज कॉल्ड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसको फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। फोटोलाइटिक क्लियर हो गया? ऐसा डिकम्पोजिशन जो सनलाइट की वजह से हो। सिंपल, अगर मैं आपसे कहना चाहूं कि भाई मेरे पास एक रिएक्टेंट है जो कि बी, सी और डी में ब्रेक डाउन हो गया ड्यू टू सनलाइट। अगर सनलाइट की वजह से कोई चीज ब्रेक डाउन हो जाए, अगर सनलाइट की वजह से कोई रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाए तो दिस इज कॉल्ड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जांपल देखिए, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड को जब आप सनलाइट में रखोगे ना तो सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है। तो सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की वजह से डिकम्पोज हो गया। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड भी सनलाइट की वजह से सिल्वर अलग हो गया, ब्रोमीन अलग हो गया। तो आप क्या देख रहे हो कि सनलाइट की वजह से ये ब्रेक डाउन हो रहे हैं। तो जब कोई रिएक्टेंट सनलाइट की वजह से ब्रेक डाउन हो जाए, जब कोई रिएक्टेंट सनलाइट की वजह से ब्रेक डाउन हो जाए तो दिस इज कॉल्ड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया सारी बातें? तो अभी मैंने आपको जस्ट अभी क्या पढ़ा है बच्चों, हमने जाना कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप के होते हैं, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक, फोटोलाइटिक। अगर हीट की वजह से डिकम्पोजिशन हो तो थर्मल डिकम्पोजिशन, अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से डिकम्पोजिशन हो तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और अगर सनलाइट की वजह से डिकम्पोजिशन हो तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, मैंने विद एग्जांपल आपको तीनों टाइप समझा दिए। नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं पेपर में
कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सा रिएक्शन होता है। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में वही रिएक्शन होता है जो अभी आपने पढ़ा है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कि सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट में रखोगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा, और सिल्वर ब्रोमाइड को जब सनलाइट में रखोगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन अलग हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे, जो सिल्वर क्लोराइड है वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट, जब आप सनलाइट में उसको रखते हो। सिल्वर क्लोराइड का कलर ग्रे हो जाएगा अगर आप उसे सनलाइट में रखोगे। अब रिएक्शन इज यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, और ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो इनका इस्तेमाल किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। अगर आपने कभी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खींचा हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों रिएक्शन इस्तेमाल किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, तो अगर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के बारे में कुछ भी पूछे तो आपको ये वाला चीज एक्सप्लेन करना आंसर। ठीक है, नाउ पॉइंट नंबर आते हैं बच्चों 29 कि कोरोजन क्या होता है। व्हाट इज कोरोजन, कोरोजन किसे बोलते हैं। आपने देखा होगा अक्सर लोहे के ऊपर एक ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाती है जिसे हम बोलते हैं जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, तो हम वही पढ़ रहे हैं। बट कोरोजन एक ब्रॉडर टॉपिक है। देखिए होता क्या है, बात होगी आयरन की, ठीक है, इसके अलावा सिल्वर की, सिल्वर, उसके अलावा आप बात करो कॉपर की। तो ये मेटल जो होते हैं वो धीरे धीरे क्या होता है, खराब हो सकते हैं अगर ये वाटर के कांटेक्ट में आ जाए, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाए, तो ये मेटल जो है ना खराब हो जाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर एक कोटिंग चढ़ जाती है जो उसको वीक कर देती है, कमजोर कर देती है। उसी को कोरोजन कहते हैं सिंपल भाषा में। और जब आयरन के ऊपर कोरोजन होता है तो उसको हम रस्टिंग के नाम से जानते हैं। तो रस्टिंग केवल आयरन के लिए यूज होता है, लेकिन बाकी सबके लिए कोरोजन वर्ड यूज होता है। कोरोजन इसको भी बोल सकते हैं, कोरोजन कोरोजन कोरोजन, तीनों के लिए यूज होता है। लेकिन आयरन क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होता है इसके लिए उसको स्पेशल वर्ड यूज किया गया, रस्टिंग। व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज टू मॉइस्चर, जब कोई मेटल मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, एयर के कांटेक्ट में आता है या एसिड के कांटेक्ट में आता है। व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज टू मॉइस्चर, एयर, एसिड, जब कोई मेटल, मेटल मतलब ये आयरन, सिल्वर, कॉपर वगैरह, जब वो किसी मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, एयर के कांटेक्ट में आता है या फिर एसिड के कांटेक्ट में आता है, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, अ लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड इज फॉर्म, तो उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है हाइड्रेटेड ऑक्साइड की, उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है, कोटिंग हो जाती है, उसके ऊपर लेयर जम जाती है हाइड्रेटेड ऑक्साइड की, विच वीकेंस द मेटल, जिससे मेटल बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, एंड हेंस मेटल इज सेड टू बी कोरोड, उसी को हम कोरोड कहते हैं कि मेटल जो है वो कोरोड हो गया, उसका कोरोजन हो गया, वो बेकार हो गया, वो वीक हो गया। जब कोई मेटल मॉइस्चर के, एयर के या वाटर के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है, और वो लेयर होती है हाइड्रेटेड ऑक्साइड की, जो उस मेटल को वीक कर देता है। When a metal is exposed to moisture, air, acid, जब कोई मेटल मॉइस्चर, एयर या एसिड के कांटेक्ट में आता है फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, अ लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड, उसके ऊपर लेयर जम जाती है हाइड्रेटेड ऑक्साइड की, बन जाती है, जो वीक कर देता है उस मेटल को, और हेंस मेटल इज सेड टू बी कोरोड, उसी को बोलते हैं कोरोजन, कि मेटल कोरोड हो गया। और केवल आयरन के लिए हम लोग रस्टिंग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है कोरोजन का, तो रस्टिंग ऑफ आयरन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो ब्राउन कलर का होता है, आयरन के ऊपर लग जाता है, आपने देखा भी होगा। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, अगर सिल्वर का आप ज्वेलरी देखो, मम्मी के पास होगा, पायल वगैरह होते हैं वो काले पड़ जाते हैं, तो ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, उसको हम कोरोजन बोलेंगे। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर पर आप देखोगे बर्तन वगैरह होंगे आपके घर में, पूजा वगैरह के लिए यूज करते हैं कॉपर का, तो आप देखो धीरे धीरे उसका कलर ग्रीन हो जाता है, तो वो जो कलर ग्रीन हो रहा है उसको कोरोजन बोलेंगे। तो रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, या ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन हो गया, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर हो गया, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर हो गया, दीज आर द कोरोजन। तो ये कोरोजन का डेफिनेशन विद एग्जांपल आपको समझाया। नाउ क्या हम कोरोजन को रोक सकते हैं? यस, कोरोजन को रोका जा सकता है। कैसे? पेंटिंग करके, आप बार बार पेंट कीजिए, आपने देखा होगा लोहे पे बार बार पेंट करते हैं ताकि जंग ना लगे, तो कोरोजन से बचा जा सकता है। कुछ मेथड है, पेंटिंग कीजिए, अप्लाइंग ग्रीस एंड ऑयल, या तो ग्रीस लगाइए, ऑयल लगाइए बार बार उस चीज पर, गैल्वेनाइजेशन कीजिए। अब सर ये गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक, हम क्या करते हैं, जिंक का लेयर चढ़ा देते हैं आयरन के ऊपर, तो उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग। तो ये प्रिवेंशन तरीके हैं कुछ कोरोजन से बचने के लिए, या तो पेंटिंग कीजिए,
या ग्रीस या ऑयल लगाइए, या आप गैल्वेनाइजिंग कीजिए। अगर आप पूछा था गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जिंक का लेयर चढ़ा दिया जाता है आयरन के ऊपर। अब जिंक का लेयर ही क्यों चढ़ाया जाता है, तो ये चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे गैल्वेनाइजेशन के बारे में डिटेल से। बाई टिन प्लेटिंग भी आप कर सकते हो, एंड क्रोमियम प्लेटिंग भी आप कर सकते हो, या एलॉय बना सकते हो। तो दीज आर द मेथड्स, ये मेथड है जिससे हम कोरोजन से बच सकते हैं। कोरोजन से बचने का क्या तरीका है, पेंटिंग कीजिए, ग्रीस एंड ऑयल लगाइए, गैल्वेनाइजेशन कीजिए, टिन प्लेटिंग कीजिए, या एलॉय बना दीजिए, या क्रोमियम प्लेटिंग कीजिए। ये कुछ ऐसे मेथड है जिससे हम कोरोजन से बच सकते हैं। तो दीज आर द मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन। तो अगर पेपर पूछा था भाई कोरोजन के मेथड बताओ जो जिससे प्रिवेंट हो सके, तो दीज आर द मेथड। ये 5 पॉइंट आपके लिए इनफ होगा। नाउ अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, व्हेन द सब्सटेंस कंटेनिंग ऑयल एंड फैट, जब किसी सब्सटेंस में ऑयल एंड फैट हो, जैसे मान लीजिए समोसा खाते होंगे आप भी, है ना, तो उसके अंदर ऑयल एंड फैट तो होता है। फैट मतलब घी या तो घी से बनता है या फिर तेल से बनता है। तो कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि ऑयल या फैट से बना हो, आर एक्सपोज टू एयर, और वो एयर के कांटेक्ट में आ जाए काफी टाइम के लिए, दे गेट ऑक्सीडाइज, तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, एंड बिकम रैंसिड, और वो रैंसिड हो जाता है। जब कोई व्हेन द सब्सटेंस कंटेनिंग ऑयल एंड फैट, जब कोई सब्सटेंस जिसके अंदर हो ऑयल या फैट एक्सपोज हो जाता है, कांटेक्ट में आ जाता है एयर के, और वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जब वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा यानी एयर के कांटेक्ट में आ जाएगा, तो वो रैंसिड हो जाएगा। और इसके कारण क्या होगा, तो ड्यू टू विच, जिसके कारण उसका टेस्ट और स्मेल बदल जाएगा, ड्यू टू विच देयर स्मेल एंड टेस्ट एंड कलर चेंज, उसका जो स्मेल है, टेस्ट है और कलर है वो बदल जाएगा। देखिए, फैट या ऑयल से बना हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो ऑक्सीडाइज्ड बोलते हैं इसको, ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। साइंटिफिक वर्ड याद कीजिए, जब कोई फैट या ऑयल से बना हुआ चीज एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसकी वजह से उसका स्मेल, टेस्ट और कलर चेंज हो जाता है। इसी को साइंस में रैंसिडिटी के नाम से जाना जाता है। क्या रैंसिडिटी को रोका जा सकता है, मेथड टू प्रिवेंट रैंसिडिटी, क्या हम रैंसिडिटी को रोक सकते हैं? यस, इसको रोका जा सकता है। एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड, आजकल बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट मार्केट में अवेलेबल है, वो फूड में ऐड किया जाता है ताकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करें। स्टोरिंग फूड इन कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर, अगर हम फूड को स्टोर करें एयर टाइट कंटेनर में, अगर आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह लो तो आपको मिलेगा एयर टाइट कंटेनर में, देखोगे बिस्किट वगैरह या चिप्स वगैरह एयर टाइट कंटेनर में भी आते हैं, तो उसके अंदर एयर नहीं जाता, तो वो ऑक्सीडाइड या रैंसिडिटी नहीं होता उसके अंदर। तो क्या रैंसिडिटी से बचा जा सकता है? यस, अगर आप एंटीऑक्सीडेंट यूज करें फूड के अंदर, या उसको पैकिंग करें एक एयर टाइट कंटेनर में, या हम उसको फ्रिज में रेफ्रिजरेटर करें, मतलब फ्रिज में रख देते हैं ना चीजों को, क्यों? ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो, एयर के साथ कांटेक्ट में ना जाए। और रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, या रिप्लेस कर दें, एयर को हटा के नाइट्रोजन भर दें। जैसे कि एग्जांपल देखिए, चिप्स मैन्युफैक्चर जो होते हैं वो एयर को हटा देते हैं और उसकी जगह पैकेट में नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं। जो चिप्स वगैरह आप खाते हो ना, और उसमें आपने देखा होगा कि पूरी तरह से उसमें गैस भरी होती है, तो बच्चों गैस भरना मजबूरी है। अगर वो नाइट्रोजन गैस उसके अंदर नहीं भरेंगे ना तो वो चिप्स ऑक्सीडाइज हो जाएगा, खराब हो जाएगा जल्दी, इसलिए उसमें गैस भरी होती है। क्लियर हो गया? चिप्स मैन्युफैक्चर क्या करते हैं, एयर को निकाल देते हैं मशीन से और उसकी जगह नाइट्रोजन गैस भर देते हैं ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो, खराब ना हो और काफी दिनों तक चल सके। एक होता है पर्सिपिटेशन रिएक्शन। व्हाट इज अ पर्सिपिटेशन रिएक्शन? अगर आप एनसीईआरटी उठाओगे तो लास्ट में आपके इस बुक में, एनसीईआरटी बुक में पर्सिपिटेशन रिएक्शन बिल्कुल लास्ट में आप देखोगे, लास्ट में यहां पर पढ़ोगे, यहां पर आपको जानने को मिलेगा यहां पर कि पर्सिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है। छोटा सा आपको टॉपिक दिया हुआ है, तो मैं आपको एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। एनी रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन इन विच एन इनसोल्यूबल सॉलिड, कोई इनसोल्यूबल सॉलिड फॉर्म हो जिसको पर्सिपिटेट कहते हैं। एनी रिएक्शन इन विच एन इनसोल्यूबल सॉलिड, जिसके अंदर कोई इनसोल्यूबल सॉलिड की फॉर्मेशन हो जिसको पर्सिपिटेट कहते हैं, इज फॉर्म। ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी इनसोल्यूबल सॉलिड की फॉर्मेशन हो, इनसोल्यूबल सॉलिड की फॉर्मेशन को पर्सिपिटेशन रिएक्शन बोला जाता है। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें इनसोल्यूबल सॉलिड बनेगा उसको पर्सिपिटेशन रिएक्शन बोला जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, सोडियम सल्फेट को
जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया जाता है तो वो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाता है। अब यहां पे जो बेरियम सल्फेट ये आप देख रहे हो ना, ये वाटर में इनसोल्यूबल होता है। तो क्योंकि ये वाटर में इनसोल्यूबल है, द एनी रिएक्शन इन विच एन इनसोल्यूबल सॉलिड, ये है इनसोल्यूबल सॉलिड, तो इसकी वजह से इसको पर्सिपिटेशन रिएक्शन बोला जाएगा। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी पार्ट है। ये जो आप पढ़ रहे हो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल है और ये पर्सिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है। व्हाइट पर्सिपिटेशन ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म, व्हाइट पर्सिपिटेशन, ये व्हाइट कलर का बनता है बेरियम सल्फेट, सो इट इज कॉल्ड पर्सिपिटेशन रिएक्शन, इसलिए इसको पर्सिपिटेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कि कोई इनसोल्यूबल सॉलिड बने उसको पर्सिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ये इसका एग्जांपल है। इसमें बेरियम सल्फेट जो है इनसोल्यूबल सब्सटेंस है व्हाइट कलर का, इसलिए इसको पर्सिपिटेशन रिएक्शन बोला जाएगा। ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये सब एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते तैयारी करके जाना, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, केस स्टडी वगैरह आती है आजकल। वाई रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कई बार पेपर में आता है कि भाई रेस्पिरेशन, अभी मैंने आपको बताया था ना पीछे कि रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्यों भाई? तो रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है क्योंकि बिकॉज इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्साइडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस, ऑक्साइडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस, ग्लूकोज का ऑक्साइडेशन होता है विच प्रोड्यूस हीट एनर्जी, जो कि हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोला जाता है, तो आप बताओगे कि रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंसीडर किया जाता है बिकॉज, क्योंकि इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्साइडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस, ग्लूकोज का ऑक्साइडेशन होता है। क्या बोला, रिपीट कीजिए। ऑक्साइडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस, ग्लूकोज का ऑक्साइडेशन होता है जो प्रोड्यूस करता है हीट एनर्जी को। अब क्योंकि ग्लूकोज का ऑक्साइडेशन हो रहा है और वो प्रोड्यूस कर रहा है हीट एनर्जी को, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये रहा एग्जांपल, ये रहा ग्लूकोज जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करता है। ये पीछे वीडियो में मैंने आपको समझाया भी था। तो ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के साथ एनर्जी रिलीज हो रही है और जिस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट के साथ हीट एनर्जी रिलीज होती है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में आए कि रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है, तो यही आंसर लिख के आना है। ये एज इट इज बोर्ड का आंसर है। अगर आप ये लिख के आओगे ना तो कभी भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, गारंटी मैं देता हूं आपको। व्हाइट वॉशिंग के ऊपर आपके बुक में येलो कलर के बॉक्स में दिया हुआ है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, केस स्टडी आती है व्हाइट वॉशिंग के ऊपर कि व्हाइट वॉशिंग में किसका इस्तेमाल करते हैं और व्हाइट वॉशिंग में 2 या 3 दिन बाद चमक क्यों आती है। घर में कभी सफेदी हुआ ना आपके, देखना 2 या 3 दिन बाद आपको शाइनिंग दिखाई देगा व्हाइट कलर का, क्यों? तो हम पढ़ेंगे। व्हेन क्विक लाइम, हम लोग मार्केट से क्विक लाइम लाते हैं, ठीक है, रिएक्ट विथ वाटर, उसको वाटर में मिलाते हैं। हमने मार्केट से क्विक लाइम लाए, क्विक लाइम को पानी में मिलाया, पाउडर को पानी में मिलाया, जो कि बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट विथ वाटर, जब क्विक लाइम रिएक्ट करता है वाटर के साथ, इट फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करता है। यानी मार्केट से क्या लेके आए, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विक लाइम कहते हैं, पहले बताया था। ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालेंगे, कुछ देर मिलाते रहेंगे तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज कॉल्ड स्लेक लाइम। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत तरीकों से पूछा जाता है, इसलिए रिएक्शन की इंपॉर्टेंस को समझो। बार बार इसे रिपीट कर रहा हूं, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। हम मार्केट से कैल्शियम ऑक्साइड लेके आए, उसे वाटर में मिलाया, वो बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं क्विक लाइम, इसको बोलते हैं स्लेक लाइम। अब हम दीवार पे ये नहीं लगाएंगे, हम तो ये लगाएंगे ना दीवार पे जो पानी में मिला के बना था। पाउडर को पानी में मिलाया और उसे घोल दिया, वो बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब दीवार पे ये लगेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये वाला पार्ट रिएक्ट विथ स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो क्विक लाइम है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर देता है, प्रेजेंट इन एयर, जो एयर में प्रेजेंट होता है, एंड फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, और वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। दिस कैल्शियम कार्बोनेट, यही जो कैल्शियम कार्बोनेट है, गिव्स शाइनी, ये जो होता है शाइनी सरफेस बनाता है वॉल को।
आफ्टर 2 to 3 days, 2 से 3 दिन के बाद, और व्हाइट वॉशिंग के। ठीक है, मैं समझा। देखिए, मार्केट से क्या लेके आए हम लोग? पाउडर, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम, उसको हमने डाला पानी में, दोनों को घोल दिया, इससे मिला हमें स्लेक लाइम। स्लेक लाइम को हमने दीवारों पे लगाया, ये दीवार है, दीवार पे हमने स्लेक लाइम लगा दिया। अब ये स्लेक लाइम क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। देखिए यही लिखा हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये वाला पार्ट रिएक्ट करता है वेरी स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, यानी जो हमने दीवार पे लगाया था ना, जो हमने दीवारों पे लगाया था स्लेक लाइम, जो हमने दीवारों पे स्लेक लाइम लगाया था, ये वाला पार्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दीवारों पे लगाया था, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। देखिए ना, मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने रिएक्शन को ही लिखा है। वैन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है रिएक्ट करता है स्लोली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जो कि एयर में प्रेजेंट होता है, तो ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये रहा कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। अब पानी तो 2-3 दिन में सूख जाएगा, पानी को 2-3 दिन लगेंगे सूखने में, इवेपोरेट होने में। तो जब पानी पूरी तरह से हट जाएगा, पानी सूख जाएगा, तो दीवारों पे क्या बचेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी वजह से दीवारों पे चमक आती है। देखिए लिखा हुआ है, दिस कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, गिव साइनी सरफेस, यही साइनी वॉल देता है आफ्टर 2 to 3 डेज, 2 से 3 दिन बाद व्हाइट वॉशिंग के। क्लियर हो गया? सिंपल समझाऊं, मार्केट से हम पाउडर ले आए, पानी में मिलाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, इसको हमने दीवारों पे लगाया, ये दीवारों पे लगने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, जो कि बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। पानी 2 या 3 दिन बाद इवेपोरेट हो जाएगा, दीवार से हट जाएगा, दीवारों पे बचेगा कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से दीवारों पे शाइनी आएगी। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? कितना बढ़िया तरीके से लिखना है, पता लग गया? नाउ अगला आते हैं, हाउ टू मेक केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। बहुत रेयर बच्चों को इसका आंसर पता होता है कि किसी केमिकल रिएक्शन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जा सकता है। तो किसी केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव यानी ज्यादा अच्छा बनाने के लिए 2 स्टेप किए जाते हैं। पहला, बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कि आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ना फिजिकल स्टेट लिख दो। सर फिजिकल स्टेट क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस, इसको बोलते हैं फिजिकल स्टेट। तो किसी केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव यानी ज्यादा अच्छा बनाने के लिए ना आप उसका फिजिकल स्टेट लिख दो, बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आप रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का ना फिजिकल स्टेट लिख दो। जैसे सॉलिड के लिए S लिख दो, लिक्विड के लिए L लिख दो, गैस के लिए G यूज करो, और एक्वस के लिए AQ यूज होता है, AQ। सॉलिड के लिए S, सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, G4 गैस के लिए, और AQ एक्वस सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो इसे बोलते हैं फिजिकल स्टेट। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में फिजिकल स्टेट लिख देंगे तो वो ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएगा। एक और तरीका है, बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन, कि हम कंडीशन लिखें। सर एक कंडीशन क्या होता है? जो कि रिएक्शन के ऊपर लिखा जाता है। याद है अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कभी हीट से ब्रेक डाउन होता है, कभी इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक डाउन होता है, कभी सनलाइट से ब्रेक डाउन होता है, तो इन्हीं को बोलते हैं कंडीशन। तो आप एरो के ऊपर कंडीशन लिख दो, बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक प्लेस। जिस कंडीशन में रिएक्शन हुआ है उस कंडीशन को मेंशन कर दो। जिस कंडीशन में रिएक्शन हुआ है उस कंडीशन को मेंशन कर दो। जैसे हीट, प्रेशर, सनलाइट, कैटलिस्ट। सर कैटलिस्ट क्या होता है? ये वो सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन जिनकी वजह से केमिकल रिएक्शन या तो तेजी से होता है या बहुत स्लोली होता है, इनको बोलते हैं कैटलिस्ट। तो जो एरो के ऊपर लिखा जाता है ये सब चीजें, इन सबको हम कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के 2 मेथड है, बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट, कि आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट लिख दो। सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, G4 गैस, एक्वस के लिए AQ। और दूसरा आप कंडीशन लिख दो जिसके अंदर वो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हुआ है। जैसे कि हीट लिख दो, प्रेशर लिख दो, सनलाइट लिख दो, कैटलिस्ट लिख दो एरो के ऊपर। मेथड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है? तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एक मेथड होता है, उस मेथड को बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। क्लियर हो गया? केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का मेथड होता है हीट एंड ट्रायल मेथड। मैंने आपको चैप्टर में क्या समझाया था कि एक साइंस के अंदर हर बच्चे को बैलेंस केमिकल इक्वेशन को ही फॉलो करना पड़ता है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही होना जरूरी है। अगर कोई अनबैलेंस है तो आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा, और बैलेंस करने के लिए मेथड यूज होता है हीट एंड ट्रायल मेथड।
अब आप पूछोगे हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कि भाई केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें। तो चलिए मैं आपको बैलेंस करना सिखाता हूं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्वल होना चाहिए। आप केवल कोफिशिएंट लगा सकते हो, आप केवल कोफिशिएंट लगा सकते हो। कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे मैंने लिखा H2O तो ये 2 लगा सकते हो, मैंने लिखा O2 तो यहां 4 लगा सकते हो, मैंने लिखा N तो यहां 3 लगा सकते हो वगैरह। दीज आर कॉल्ड कोफिशिएंट, इनको बोलते हैं कोफिशिएंट। आप कोफिशिएंट का यूज कर सकते हो, प्लस माइनस का यूज नहीं कर सकते। आप कैसे करते हैं बैलेंस, ये सब याद नहीं करना, समझना है, क्योंकि बैलेंस करने के लिए आएगा। ये नहीं पूछेगा रूल आपसे, ये तो मैं आपको रूल बता रहा हूं कि बैलेंस करते हुए किन बातों का ध्यान रखते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए और केवल कोफिशिएंट लगाते हैं, प्लस और माइनस का यूज नहीं करते हैं। कैसे करते हैं बैलेंस, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है कि हम बैलेंस कैसे करेंगे। देखिए मैंने यहां बैलेंस कर रखा है, बट मैं आपको बैलेंस करना सिखा देता हूं, ठीक है। Mg, एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। O2 और MgO, एक ही एग्जाम्पल से आप क्लियर कर लोगे कि बैलेंस कैसे किया जाता है। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। पहले Mg देखिए, यहां पर और यहां पर सेम है, तो मुझे Mg से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए, ऑक्सीजन यहां 2 है, बट यहां ऑक्सीजन केवल 1 है, तो हमें 2 लगाना पड़ेगा। मैंने क्या सिखाया था कि आप कोफिशिएंट का यूज कर सकते हो। अब हिट एंड ट्रायल मेथड ये कहता है कि जब आपने एक बार नंबर लिख दिया तो फिर शुरू से चेक करो, बिल्कुल स्टार्टिंग से जाओ। अब Mg देखिए, Mg कितने हैं, 1 है, लेकिन बट यहां पे Mg कितने हो गए, 2, तो अब आपको यहां पे 2 लगाना पड़ेगा। अब आपको यहां पे 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ये दोनों सेम हो जाए। अब आपने 2 लगाया, फिर स्टार्टिंग से चेक करो, तभी तो नाम है हिट एंड ट्रायल। हिट करो और उसके बाद ट्रायल करो शुरू से। अब देखिए Mg कितने हैं, तो 2 है, यहां पे Mg कितने हैं, तो 2 है, क्लियर है, सेम है। O कितने हैं, तो 2 है, और यहां भी O कितने हैं, तो 2 है, तो ये हो गया बैलेंस। Mg2, यहां भी Mg2, यहां O2, यहां भी O2 है, ये मल्टीप्लाई से भी होती है, तो देखिए हो गया बैलेंस। यही चीज बैलेंस करना सिखाया जाता है। और सीखिए, चलिए एक और सीख लीजिए। सर जी क्लियर नहीं हुआ, सर जी और सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, भाई अपना है आपका, और सिखा देगा आपको, कोई समस्या नहीं है। H कितने हैं, 2 है, यहां H कितने हैं, तो 2 है, कोई दिक्कत नहीं, सेम है। H2 है, H2 है, सेम है। O कितने हैं, तो 2 है, बट यहां O कितने हैं, 1 है, तो यहां पे 2 लगाना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट। अब जैसे ही 2 लगा दोगे, फिर स्टार्टिंग से चेक करो। यहां H कितने हैं, 2 है, बट यहां H तो 4 हो गए। 4 कैसे हो गए, 2 2 जा 4, देखिए 2 2 जा 4, तो यहां H2 है, लेकिन यहां H4 हो गया, तो यहां पे 2 लगाना पड़ेगा। फिर से शुरू से कोफिशिएंट, फिर स्टार्टिंग से चेक करो। अब H कितने हैं, तो 4, 2 2 जा 4, 4 हो गया, यहां भी H4 हो गया, H4 H4। O कितने हैं, तो 2 है, और O देखिए, O यहां भी 2 है, 2 यहां होगा ना, 2 हो गया, तो हो गया बैलेंस। क्लियर हो गया। चलिए एक और समझ लीजिए, मैं कहता हूं N2 प्लस H2, थोड़ा हार्ड सा ले लेता हूं, और यहां लिख दिया NH3, लीजिए जी, इसको बैलेंस करना है हमें। तो N कितने हैं, 2 है, N कितने हैं, 1 है, तो यहां पे 2 लगाना पड़ेगा। फिर शुरू से चेक करेंगे। अब यहां देखिए N कितने हैं, 2 है, यहां भी N2 हो गया क्योंकि 2 लगाया था। H कितने हैं, 2 है, यहां H2 है, लेकिन यहां H तो 6 हो गया ना, 3 2 जा 6, तो यहां तो 2 है और यहां 6 हो गया, तो यहां पर आपको 3 लगाना पड़ेगा, तभी तो 2 3 जा 6 होगा। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब शुरू से चेक कीजिए, N कितने हैं, 2 है, N कितने हैं, 2 है, H कितने हैं, 6 है, 3 2 जा, और H कितने, देखिए 6 हो गया, 2 3 जा 6, तो बैलेंस हो गया। क्लियर हो गया। और सीखना है, चलिए एक और सीख लीजिए, Cu प्लस O2, और ये हो गया CuO, हमने ले लिया, ठीक है। अब Cu कितने हैं, तो 1 है, कॉपर 1 है, यहां भी कॉपर कितना है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं है कॉपर में। O कितने हैं, 2 है, लेकिन यहां कॉपर तो 1 ही है, तो यहां आपको 2 लगाना पड़ेगा। फिर शुरू से चेक करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड है, स्टार्टिंग से चेक करो। Cu 1 है, बट यहां Cu तो 2 हो गया, तो यहां पे 2 लगाएंगे। फिर स्टार्टिंग से चेक करेंगे, Cu कितना है, 2 है, Cu कितना है, 2 है, बैलेंस हो गया। O कितने हैं, 2 है, और O कितने हैं, 2 है, तो हो गया बैलेंस। तो ये था बच्चों आपका कंप्लीट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और बिलीव मानिए, मेरा प्रीवियस ईयर का रिजल्ट आप देख लीजिए, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी डाल रखा है मैंने। अब हर एक रिजल्ट को चेक कीजिए, अगर ये बच्चे ला सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। इन सभी बच्चों ने पढ़ाई इसी से करा है, इन्हीं नोट से करा है। तो ऐसे ही मैं वीडियो आपको हर चैप्टर का देने वाला हूं,
पॉइंट टू पॉइंट आपको देने वाला हूं हर चैप्टर के नोट्स। आप पढ़ते जाइए और कमाल कर दीजिए, छा जाइए बिल्कुल मार्केट के अंदर, बढ़िया से नंबर लाइए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज को जितना ज्यादा शेयर किया जाता है ना, वो चीजें उतना बढ़ती है। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।